बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद और मैं हूँ आपके साथ मरियम खुर्शीद। नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत एक बार फिर बहस का मरकज़ बनी हुई। एक तरफ गवर्नमेंट ये कहती है कि मईशत मुस्तहकम हो रही है, महंगाई में कमी आ रही है, तो दूसरी जानिब अगर हम देखें तो अवाम महंगाई, बिजली, पेट्रोल, टैक्सों के बढ़ते हुए बोझ और बेरोज़गारी के मसाइल, इस जैसे मसाइल जो है उससे परेशान नज़र आ रही। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान की मईशत का जो असल सूरत हाल है क्या है। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इकोनॉमिस्ट भी हैं, तजियाकार अब्दुल रऊफ साहब। उनसे ये तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर में पाकिस्तानी जो मईशत है वो कहाँ खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपके टाइम का। सबसे पहले जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बजट भी आ रहा है 2026 का, 1 जून को एक्सपेक्टेड था बट अब उसको डिले कर दिया गया है। मईशत है डे बाय डे बेहतरी की बजाय उसमें इश्यूज आ रहे हैं और गवर्नमेंट अपनी तरफ से दावे तो कर रही है कि मईशत बेहतर हो रही है। अब इस दफ़ा बजट का भी उन्होंने बहुत बड़ा एक जो है हिस्सा उन्होंने मुख्तस किया है इसमें अवामी फलाह व बहबूद के लिए। बट असल में एक्चुअल में कहाँ देख रहे हैं इस मईशत को, किस समत ये जा रही है? पहले तो बजट हर साल आता है और आम आदमी के लिए तो ये बिल्कुल एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई समझ नहीं है इसकी, और कोई इंटरेस्ट नहीं है कि पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है और वहाँ पे जो बजट लोग पेश कर रहे हैं वो क्या बना रहे हैं। इनको इसको आम अल्फाज में अदाद का गोरखधंधा कहा जाता है, अदाद व शुमार का। आप भी देखेंगी या पढ़ेंगी तो आपको कोई उसमें इंटरेस्ट नज़र नहीं आएगा। आम आदमी के लिए इंटरेस्ट क्या है कि उसके घर का किचन कैसे चल सकता है। पाकिस्तान में जो गुर्बत की सतह है वो मुसलसल बुलंद हो रही है और आम आदमी के लिए ज़िंदगी गुजारना मुसलसल मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। और हुकूमत, आप ये देखें कि ये शहबाज शरीफ हुकूमत का आई थिंक मेरे ख्याल में चौथा बजट है उनकी, 2023 से निकाल के यहाँ तक आए तो आ, उनकी आप हर दफ़ा की बातें नोट कर लें। तो हम पुरानी हुकूमतों पे नहीं ना जाएंगे, वो भी तो इन्हीं की थी, मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी की जो इस वक्त इत्तेहादी बने बैठे हैं। इन्होंने, आप कभी रिसर्च कीजिए इस बात पे कि बजट के दौरान ये उन दिनों में क्या गुफ्तगू करते हैं, आवाम को क्या बहलावे फसलावे देते हैं, और बाद में जब एक बजट आता है तो उसमें आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं होता, बल्कि हमें यूँ महसूस होता है कि ये कहा जाता है कि आईएमएफ ने बजट बनाया है और बस हमने तो साइन किए हैं, हम एक साइनिंग अथॉरिटी हैं। और ऐसी सूरत हाल में जब मोहसिन बेग हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं वो ये कह रहे हैं कि एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं वज़ीर ख़ज़ाना के ऊपर कि वो अपनी उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं कुछ इस तरह की हैं कि मॉर्निंग में भी नहीं रुकती, दिन के टाइम पे भी नहीं रुकती, तो ऐसी हालत में बजट तो पेश नहीं हो सकता या बजट पे सही काम तो नहीं हो सकता उसका। मैं ये तो, एक्टिविटीज कौन सी? हाँ, उन्होंने कुछ पीने पिलाने की बातें की अच्छा। हैं, कुछ ऐसी बातें कि वो दिन के वक्त भी, और रिबर्टल भी नहीं आया कोई हुकूमत की तरफ से इस बात का, ना वज़ीर ख़ज़ाना साहब की बात में। ये कोई पर्सनल बात नहीं है, ये बहुत एक सीरियस डिबेट है। मैंने तो सिर्फ एक उनका एक तज़किरा कर दिया कि उन्होंने एक बात की है। ये तो एक आप देखें ना, असल परेशानी उस आदमी को होती है जिसकी जेब में पैसे नहीं होते और जिसने शाम को बच्चों के खाने का कोई इंतज़ाम करना होता है, उस दिहाड़ीदार मज़दूर ने। बिल्कुल। और असल में हुकूमत उसी की बात करती है, उसी हर इलेक्शन कैंपेन के अंदर उसी मज़दूर की बात की जाती है, उसी से वोट खींचा जाता है कि तुमसे वोट लेना है, हम तुम्हारे हमदर्द हैं, और फिर बजट में उनके लिए कुछ नहीं निकलता। एक हुकूमत हर साल आपको पता है कि वो इजाफ़ा कर देती है कि आम आदमी की जो एक माह की जो तनख्वाह है वो कम से कम 40,000 मुकर्रर कर दी जी। गई है। लेकिन कभी ये हुकूमत इंश्योर नहीं कर पाई कि क्या उस आम आदमी को, उस मज़दूर को, उस वर्कर को 40,000 पूरा मिल रहा है। इतनी कम अमाउंट भी इंश्योर नहीं कर पाती। बहुत सारे अदारे, बहुत सारी बड़ी इंडस्ट्रीज़ इस बात को फॉलो नहीं करती, उसको 40,000 नहीं देती। अच्छा, बिल फ़र्ज़ उसको 40,000 हम दे भी देते हैं। अब 40,000 में घर का बजट चलाना है और किचन का बजट बनाना है, ठीक। तो क्या ये सूरत हाल में 40,000 काफ़ी है? पहले तो हमें इस पे सोचना चाहिए कि 40,000 कैसे, ये 40,000 किसी भी सूरत पूरा नहीं होता अगर उसको मिल रहा है। अव्वल तो मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा। बिल्कुल। अगर मिल रहा है तो आप उसका एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हम 40,000 ऊपर लिखते हैं, 40,000, और अगर वो किराए पे रहता है तो उस पे 12,000 उसका रेंट लगा लेते हैं, ठीक है।
12,000 नहीं है आजकल, अगर हम मैं रेंट की बात बहुत करें, कम कर रहा हूँ। मतलब जिसमें आप इतनी इंतहाई मिजरेबल कंडीशन में रह रहे हैं, टूटा हुआ घर है, किसी भी टाइम गिर सकता है, मालिक मकान बार बार आके आपको जलील कर रहा है, घर की इतनी बोसीदा हालत है कि वहां पे रहना एक आम आदमी, यहाँ पे वहां पे ये दो लोग 2 मिनट खड़े नहीं हो जी सकते। हाँ, ऐसा ही है। जिस घर में वो आदमी रह रहा है जिसकी 40,000 रुपए तनख्वाह जी है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। हम कम से कम उसका अव्वल तो हम इसमें मिलता नहीं जी। है। एक कमरे का कोई मकान होगा, हम तो इसको अंदर लाने की इसको हम कोशिश करें। मकान नहीं कहते, एक लेट्स एक मेक इट क्लियर कि हम इसको एक कमरा कह एक लेते हैं कमरा कह कि लेते हैं हमने आप। एक कमरा किराए पे लिया 12,000 रुपए का। बारह जी हजार रुपये उसका बिल्कुल। रेंट है। अब सही। इसमें बच्चों का दूध है हम्म। और घर का खाना है, इसमें बीमारी है, बिजली के इसमें बिल बिजली हैं। के बिल हैं। आप बिजली का बिल इसमें 8,000 लगा लें, बहुत कम, ठीक है। हम्म। और आप इसमें दूध का जो बिल है, ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन है, दूध का बिल 2,000 लगा लें। 2,000 तो किसी सूरत नहीं, बल्कि इसको दूध के बिल को 4,000 करें, बहुत कम दूध के साथ। इस तरह आप इसमें दूसरी चीज़ें यूटिलिटीज़ शामिल करें तो ये बन जाता है कोई 8,000, इसमें वो शामिल करें। ये मिल मिला के जो टोटल अखराजात है ना, ये 38,000, जो कि बिल्कुल नापायदार हैं, बिल्कुल भी असल नहीं है ना, उनकी कोई सूरत हाल इस तरह का है। हम एक आइडिया क्रिएट कर रहे हैं ना कि एक गरीब आदमी कैसे गुजारा कर सकता है, तो उसका गुजारा इतने पैसों में। अच्छा, अब इसमें बड़ी आपको एक और बात बताऊं, इसमें कोई बीमारी शामिल नहीं है, इसमें कोई सफ़र शामिल नहीं है, इसमें कोई इमरजेंसी के अखराजात शामिल नहीं है जो शादी ब्याह के आते हैं, जो गमी खुशी के आते हैं। बच्चों के स्कूल की बच्चों के फीसिस स्कूल की नहीं है। फीसेस इसमें सरकारी, चले हम कह लेते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, वो नहीं उसकी अफोर्ड कर सकता, उसके वो अखराजात हम बिल्कुल माइनस कर देते हैं। तो इसमें ये हम हुक्मरान जो हैं उनके पास, आप उनके पास तो जा नहीं सकते ना, उनसे ये गरीब आदमी सवाल कर सकता है। 1 मई तो हम मना सकते हैं, उस दिन सदर और वज़ीर आज़म पैगाम तो दे सकते हैं, मगर एक अच्छा बजट नहीं दे सकते। अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि जो बजट है वो वजारत ख़ारजा के पास जा रहा है। वजारत ख़ारजा में कौन साहब बैठे हैं, जो आपको पता है कि वो इसाक डार साहब पुराने बजट के एक्सपर्ट हैं, अदाद को घुमाना और अच्छे तरीके से पेश करना जानते हैं। असल में मिस बात यह है कि हमारा बजट फ़िलहाल आज़ाद तो नहीं है। आज़ाद इसलिए नहीं है कि हम कर्ज़ लेके मुल्क को चला रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, हम अगर टोटल बजट की बात करें तो 17.57 ट्रिलियन रुपीस जो है इसका हुजम रखा गया है बजट का, जिसमें सिर्फ आपने जो कर्ज लिया है उस पे आपने जो इंटरेस्ट पे करना है वो टोटल बजट का 45 टू 46% जो है हमने सिर्फ उस कर्ज की मद में देना, कर्ज की जो सूद है उसकी मद में आपने देना है, और दिफा पे 15 से 16% लगाना है। तरक्याती डेवलपमेंट की प्रोग्राम्स की मैं अगर बात करूं तो उस पे उसके लिए जस्ट सिर्फ 6 से 7% जो है वो रखा गया। तो इतना बड़ा बजट का जो आधा हिस्सा है, तकरीबन आधा हिस्सा, वो हम लगा रहे हैं सिर्फ उसको सूद पे करने के लिए, जो इंटरेस्ट हमने लिया है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, मुस्तकबिल में ये सरमायाकारी कर रही है या फिर वो माजी के कर्जों की कीमत चुका रही है? कहा तो जाता है कि ये बजट आम आदमी के लिए, उसको रिलीफ मिलेगा, उसको ईजी उसकी लाइफ कर दी जाएगी। आपने खुद ही अपने सवाल में अपना जवाब भी जी। दिया है। ये आम आदमी का बजट तो नहीं है ना, ये हो सकता है। ये जो एक भारी आपने कर्ज उठाया है, हर साल अपनी जो हुकूमत IMF से कर्जे लेके आप चलाते हैं और दूसरे ममालिक से कर्जे लेके चलाते हैं, तो उनको आपने अदा तो करना है ना, उनको आपने हर सूरत अदा करना है और सूद समेत वापस करने हैं। बिल्कुल। और वो हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। इसकी बढ़ने की वजह क्या है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, हम कामयाब क्यों नहीं हो पाते, हमारी इनकम क्यों नहीं जनरेट हो पाती। जो हमारे शोबे हैं, जिन शोबों पे हमें काम करना चाहिए, हम उन पे नहीं करते। मसलन हम समझते हैं कि हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, या जो एक चाइना के साथ आपकी दोस्ती तो है, फ्री ट्रेड के एग्रीमेंट तो रहे हैं, लेकिन वो उसका हमें नुकसान भी बहुत हुआ है कि आपकी स्मॉल इंडस्ट्रीज बंद हो गई ना। बहुत बड़ी तादाद में जो यहाँ प्रोडक्शन होती थी वो अब इम्पोर्ट होती है, तो वो बंद हो गई। इसके अलावा आपके टेक्सटाइल यूनिट जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में बंद हो चुके हैं, ठीक है। लोगों के लिए रोज़गार मौके नहीं है और सरमायाकारों के लिए सरमायाकारी करने की वजूहत नहीं है। और आप इसमें टैक्स, और इसमें तजवीज़ एक आप शामिल हो रही है जो आपके भी इल्म में आ गई होगी कि सेल टैक्स बढ़ाने की बात हो रही है। जी। जब सेल टैक्स IMF की शर्त है, ये मुझे उम्मीद तो है कि हुकूमत सेल टैक्स नहीं बढ़ाएगी। अगर ये सेल टैक्स बढ़ा लेते हैं तो ये एक नया बोझ बन जाएगा हुकूमत के ऊपर। ये जो आपने फिगर दिया है, इतना बड़ा
हाफ जो आपके अमाउंट है 45% जो कर्ज़ों की मद में अदा होना है, ये यकमुश्त तो नहीं है, लेकिन इसका असर तो इकॉनमी पे पड़ता है ना, कि आपका जो आप बजट डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें आपने एक रकम इतनी बड़ी रखी हुई है जो आपकी है ही नहीं, जो आपने देनी है। फिर आपको दिफा के ऊपर ये अखराजात, हिंदुस्तान की दुश्मनी की वजह से अब तो ये एक और मोहर लग गई है कि हमारी मई में जंग हो गई है। अब हमें उसके लिए ज्यादा अब रखना हमें पड़ेगा ज़्यादा बजट। रकम रखनी पड़ेगी। गो के बहुत सारे अफराद ऐसे खिलाफ होते हैं कि दिफा पे ज़्यादा खर्च ना किया जाए, लेकिन अब आपके पास इसका हल कोई नहीं है। आपको टेक्नोलॉजी भी लेनी है, आपको फ़ौज का साइज़ भी आपका बड़ा है, आप 2 बॉर्डर्स के ऊपर आपको एक बोझ भी पड़ता जा रहा है, एक बल्कि तीसरा बॉर्डर भी इंगेज है ईरान वाला जी। किसी हद तक। एक सर्द माहौल में तो है ना कि उस इलाके में जंग है। अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर आपकी फ़ौज खड़ी है, हिंदुस्तान के बॉर्डर पे, और उनको आपने इक्विप भी करना है, उनका ख्याल भी रखना है। तो हमें अपनी जो, मेरे ख्याल में उसके लिए तो जो डिफेंस एक्सपोर्ट है ना, उस पे अब बड़ी ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। उसको बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाने की ज़रूरत है, रेगुलराइज करने की ज़रूरत है। दूसरा, आप के जो मेन मसला है जिस पे आपकी हुकूमत और मेरी हुकूमत, जो इस वक्त मौजूद है हुकूमत, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, या इससे पहले जो भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है, या तहरीक इंसाफ की 3 साल हुकूमत आई है, कभी भी आप टैक्स कलेक्शन पूरी नहीं कर सके। आपकी टैक्स कलेक्शन का शॉर्टफॉल जो है वो इतना ज़्यादा है। अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, तो उसमें आप देखें कि कहा यह गया है कि टैक्स कलेक्शन का जो हदफ था वो 14,131 अरब था, मुकर्रर किया गया था, और 1,000 अरब रुपए की बात तक भी नहीं पहुंचे ये। इतना बड़ा शॉर्टफॉल है। एफबीआर कभी भी टैक्स कलेक्ट करने में कामयाब नहीं हुआ। हम सिर्फ और सिर्फ टैक्स किससे कलेक्ट करते हैं? मेरे और आपसे, जो तनख्वाहदार तबका है। अच्छा, इसमें भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स है। आप डेफिनेटली जो डायरेक्ट टैक्स लगा रहे हैं, आपको उसको वो डायरेक्ट टैक्स ज्यादा लगाना चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्स में तो आप गरीब को और अमीर को बराबर रख रहे हैं जी ना। हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स में तो आप बाजार में जाते चीज लेते हैं और कोई तो वो चीज तो सबके लिए बराबर है। दे रहे हैं तो आप। आप डायरेक्ट टैक्स को अब ज्यादा लगाएंगे तो आप वो रेवेन्यू मैं आपको जनरेट एक कर बड़ा पाएंगे। अहम इशारा दे रहा जी था यहाँ पे जी। कि टैक्स कौन देता है? मैं और आप। आप देती हैं और मैं देता हूँ, बाकी लोग नहीं देते। इससे मुराद ये है कि तनख्वाहदार तबके से तो आप टैक्स ले लेते हैं, क्योंकि उनका टैक्स उनके अकाउंट से कट जाना है, और जो आपका इदारा है उसने आपको तनख्वाह चाहे लेट दे, लेकिन उसने टैक्स काटना है। ठीक है। अब जो ताजर तबका है और जो जो ज़रात है, सरमायादार है, सरमायादार बिल्कुल। है, सबसे इंपॉर्टेंट जो ज़रात है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। ना उनको कोई रिलीफ है, ना उन पे टैक्स है। उन पे टैक्स छोटे की बात नहीं की जा रही, उसमें टैक्स, अगर टैक्स की बात करते हो तो हम उन लोगों की बात करते हैं जो कि लैंडलॉर्ड्स हैं, जो कि बहुत बड़े पैमाने पर ज़री अराजी के मालिक हैं, उन पर टैक्स नहीं मौजूद। अच्छा, दूसरा, जो हम टैक्स कलेक्शन बेहतरीन करते हैं, जो वो हम करते हैं, दावा करते हैं इसका कि हम एम्प्लॉय से जो टैक्स वसूल हो जाता है, जो पाकिस्तान के सरकारी और गैर सरकारी, उन्होंने तो टैक्स दे देना है ना, कि उनके बस में नहीं है। अगर उनके बस में भी हो तो वो भी नहीं देंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे है। टैक्स चोर तबका पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है टैक्स की, और उसमें एफबीआर जो है वो पूरे तरीके से मुलव्वस है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। टैक्स कलेक्शन जिस अदारे की जिम्मेदारी है, अगर आपके अदारे को एक सरबराह चला रहा है और वो सही नहीं चल पा रहा, तो सरबराह पे सवाल होता है ना जी। तो इधर भी टैक्स कलेक्शन जो है वो हर साल शॉर्टफॉल रहती है। हम किसी भी तरीके से टैक्स को पूरा नहीं कर पाते, और हमारी जो अवाम है, जो ये तो चीखती है कि हुकूमत अच्छी नहीं है, हुकूमत अच्छी नहीं है, वो उनमें बहुत बड़ी तादाद टैक्स चोरों की है, बहुत बड़ी तादाद। लेकिन इसमें अगर हम क्रिटिसिज्म करते हैं तो वो कौन असल जिम्मेदार है जो इस प्रॉपर जो इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में नाकाम हो रहा है? हमें बार बार आईएमएफ के पास जाना पड़ता है, कर्जे लेने पड़ते हैं, नए कर्जे लेने के लिए पुराने कर्जों का सूद देने के लिए हम उसी झंझट में एक जो है, हमें आईएमएफ की बैसाखी की हमेशा ज़रूरत है। अभी भी हमारा जो बजट है इसी वजह से डिले में है, क्योंकि आईएमएफ की कुछ शराइत है वो हम उसको पूरा नहीं, उस पर हम एग्री नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इसकी असल जिम्मेदारी किस पे होती है? सियासतदानों पे होती है, ब्यूरोक्रेट्स पे होती है? कौन रिस्पॉन्सिबल है, और कब हम इस जो हमारे लिए जाल बिछा दिया गया है आईएमएफ की फॉर्म में, कब हम इससे निकलेंगे? देखें, इसमें वही पहले जिम्मेदार हैं जिन लोगों ने पहली दफ़ा कर्ज लिया, और ये बहुत लंबे अरसे से ये जो हुकूमतें हैं, जो दो पार्टीज़ की हुकूमत है, तहरीक पीपल्स पार्टी और नून लीग, 1980 जनरल ज़िया के बाद से ये बरसर इक़्तिदार हैं दोनों पार्टियाँ। इनमें दरमियान में जो वक्फा सिर्फ 3 साल का आया है तहरीक इंसाफ का,
इसके अलावा तो पीपल्स पार्टी और नून लीग ही रही है ना, तो कौन जिम्मेदार है? यही जिम्मेदार है। आईएमएफ, आपको याद होगा कुछ साल पहले जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत चली गई थी तो उस वक्त आईएमएफ हमें कर्जे नहीं दे रहा था, हम कर्ज मांग रहे थे तो अप्रूवल नहीं मिल रहा था। आईएमएफ पॉलिसीज देता है आपको, आप उन पे इम्प्लीमेंट कर लें। आईएमएफ आपको जकड़ता इस तरह नहीं है कि आप कुछ करें ना, उसमें इस्लाहात भी शामिल होती हैं। टैक्स इस्लाहात उनका बहुत पुराना मुतालबा है, आप क्यों नहीं दुरुस्त करते? आपको किसने रोका है? आपको किसने कहा है कि आप हर दफ़ा आम आदमी को चक्कर दें? और जिस तरह इलेक्शन कैंपेन आती है, जैसे अब गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहा है और वहाँ पे सब पहुँचे हुए हैं, मैं यहाँ ईंट लगा दूंगा, मैं यहाँ पत्थर लगा दूंगा, घर बना देंगे मैं यहाँ लाखों। घर बना दूंगा। आप पहले क्यों नहीं गए? आपको पहले भी जाना चाहिए था। तो ये मौसमी बटेरे हैं, मौसमी परिंदे हैं, ये आते हैं उन्हीं दिनों में आते हैं। बजट की बातें उन्हीं दिनों शुरू होती हैं। आज देखें, अब तमाम आपने मुझे बुलाया इस पे गुफ्तगू के लिए, आप मुझे आज से 3-4 माह पहले बुला लेती कि हमने आम आदमी पे गुफ्तगू करनी है, हमने उसके बजट के मुतल्लिक बातें करनी है, तो हम उस वक्त भी बात कर सकते थे। हमारे भी मसाइल हैं, हम हर चीज़ को उस वक्त देखते हैं जब वो मौके पे होती है। मिसाल के तौर पे एक शादी कार्ड तो उसी वक्त होना ना, शादी तो ये शादी नहीं है। ये एक ऐसा पैरामीटर है कि जिसके तहत हमने ज़िंदगी गुजारनी है, जिसके तहत हमने अपने बच्चों को पढ़ाना है, जिसके तहत हमने, देखें, एक लग्जोरियस लाइफ की मैं बात नहीं कर रहा कि आपके पास अगर लग्जोरियस लाइफ पे आते हैं तो उस पर एक 1 मिलियन भी ना काफ़ी है। आप जितना मर्जी अपने आप को ऊपर करते जाएं, आप जहां शर्ट 1,000 की पहनते थे, आप शर्ट 20,000 की पहन रहे हैं। हम उस आदमी की बात कर रहे हैं कि जिसके पास शाम के खाने के पैसे नहीं है, बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ नहीं है। बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ नहीं है, शाम के खाने के पैसे नहीं है और वो परेशान है। हुकूमत की तरफ वो क्या देखेगा? हुकूमत ने तो एक पॉलिसी बना दी ना, और वो पॉलिसी बन गई अब 1 साल के लिए, तो वो तो इर्द गिर्द लड़ेगा, इर्द गिर्द माहौल ख़राब होगा, बेचारगी फैलेगी। और एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा, ये 2-2.5 करोड़ बच्चे जिस मुल्क के स्कूलों से बाहर हों और जो हुकूमतें तालीम और सेहत जैसे बुनियादी काम ना दे सकें, वो आपको बाकी क्या देंगे? तालीम और सेहत, जो ये दावा किया जा रहा है, पता नहीं अब आप अपने चैनल पे ऑन एयर कर पाएंगे या नहीं, कि 18वीं तरमीम के तहत हमने सूबों को तालीम भी दे दी और सेहत भी दे दी। क्या ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो फेडरल के पास ना हो और सूबों को दे दी जाए और सूबे अपनी मर्जी करें और अपने हर गली में अपना निसाब हो, हर गली में अपनी किताब हो, जो प्राइवेट अपना स्कूलिंग करेगा कल्चर हो, अपनी अपना? लैंग्वेज तो हो। ये फेडरल की अलामत है ना मैडम, ये फेडरल ने रखना है अपने पास और बताना है। यही अब हुकूमत के दरमियान मसला चल रहा है, जो आईनी तरमीम के मतवक्को आईनी तरमीम है, उसमें 18वीं तरमीम पे पीपल्स पार्टी को के बहुत रेजिस्टेंस करेगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये कामयाबी मिल जाएगी और तरमीम पास हो जाएगी, और ये बेहतर भी है, ये बजट के लिए भी बेहतर है। आपका एनएफसी जो अवार्ड है, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पंजाब का मारा जाता है, उसमें दूसरे लेकिन सिंध कहता है पंजाब को ज्यादा यही मिल तो गया, पंजाब कहता है सिंध को मिल गया, ये आबादी बलूचिस्तान की बुनियाद पर है ना। बिल्कुल। ये तो ये रोला ये डालते हैं कि चूंकि हमें बजट का इतने % कम मिला है और उसको ज्यादा उस सूबे को मिला है, इस वजह से हम ये डेवलपमेंट जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं हमारे उस लेवल पे नहीं आप हो दो रहे हैं। हुकूमतों से, आप पंजाब हुकूमत में तो चले, मैं आपको बता रहा हूँ कि पंजाब हुकूमत में चाहे कि काम डेवलपमेंट काफ़ी वर्क जी हो रहा है, बिल्कुल। दिखावे का हो रहा है, करने का हो रहा है, लेकिन हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। आप दो हुकूमतों से 2 सवाल कर लें। एनएफसी अवार्ड का जो पैसा आया है पिछले 4-5 साल में, वो कहाँ खर्च किया है? आप एक सिंध हुकूमत से सवाल कर लें और केपी के हुकूमत से कर लें। पंजाब गवर्नमेंट तो दिखाने वाली है ना, उन्होंने तो चले काम किया है और जी वो हाँ, रीजनेबल मैं नजर वही भी कह आ रहा रहा है। हूँ कि बिल्कुल। पंजाब हुकूमत इस वक्त काफ़ी काम कर रही है, बिल्कुल। अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर बहुत काम, रूरल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत काम हो रहा है। चाहे वो गलत हो रहा है, सही हो रहा है, कहीं और से पैसा उठा के कहीं और लगाया जा रहा है, ये तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे कि ये मंसूबे जो थे सही नहीं थे, इनकी जगह ये मंसूबे बने, ये ड्रेन यहाँ नहीं बननी चाहिए थी, यहाँ बननी चाहिए थी, ये फैसले तो हो जाएंगे। लेकिन आपने कुछ लगाया तो हो। एक मैं कल प्रोग्राम देख रहा था, उसमें शायद वसीम बदामी साहब का था या किसी और का था, तो उसमें वो पीपल्स पार्टी के खातून रहनुमा है, तो उनको वो दावत दे रहे थे कि आप तशरीफ़ लाएं और मोबाइल पे आप अपने कैमरा ऑन रखें और आपकी गाड़ी हिलनी नहीं चाहिए। तो वो शाहराह भुट्टो नहीं है, इसके अलावा भी बहुत बड़ा कराची है। अब देखें, शहर मेन सिटी है, मैं आपको एक थोड़ा सा माजी में लेके चलता हूँ। आपका एक ऐसा शहर, आपके मुतालिक ना एक प्लान भी है, वो प्लान ये है कि बहुत सारे, हर मुल्क के लिए एक मुख्तलिफ मॉडल होता है। मिसाल के तौर पर अरब कंट्रीज़ में तालीम नहीं है, दौलत बहुत ज़्यादा है, वो उस दौलत की बुनियाद पर सब कुछ ख़रीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी और तालीम नहीं है, ख़ुद कुछ नहीं बनाया। हमारा जो मॉडल सेट किया गया ना, जो मेरी समझ में आता है,
वो हम मिजरेबल कंडीशन में ही रहेंगे, हम ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। हमारे ऊपर हमारी जो आप देखें, ये जो शहर कराची है, ये दावा करता है कि 70% पाकिस्तान का रेवेन्यू देता है, लेकिन ये पिछले 40 साल से दहशतगर्दी का शिकार है। पिछले 16 साल से अंडर डेवलप चीज़ों का शिकार है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो किसी को जवाब देना ही पसंद नहीं करती कि आपने शहर में किया क्या है, आपने रूरल सिंध में क्या किया है, आप इन चीज़ों का जवाब किसको देंगे? लेकिन वो पीपल्स पार्टी तो यही कहती है ना कि हमने काम किया है, बट उस शहर की अगर बात की जाए तो उस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर और उस शहर का एटमॉस्फेयर इस तरह का है कि अगर आप कोई बिल्डिंग भी बनाते हैं तो 2-3 साल के बाद, चूंकि उसकी हवा में एक नमी है, तो वो उनकी बिल्डिंग्स को उस कंडीशन में नहीं रखती और वो बिल्कुल बोसीदा और जो फ्रंट से है वो ख़राब हो जाती हैं। तो वो क्लेम तो यही करते हैं कि हमने ये किया, हमने फलां डेवलपमेंट का काम किया है। बट बात वहीं पे आ जाती है कि सूबे आपस में इस चीज पे लड़ रहे होते हैं कि बजट में जब एलोकेशन होती है तो हमें कम दिया गया, और इसी टसल की नजर पूरा बजट हो जाता है और गरीब आदमी जो है वो वैसे का वैसा देखता रह जाता है कि मेरे साथ हुआ क्या, मुझे क्या मिला, मेरे लिए क्या किया गया। पूरा साल टैक्स तो मैंने दिया, हर एक चीज पे प्रॉपर जो पैसा मेरी जेब से निकाला गया, बट मुझे कहाँ पे रिलीफ मिला, चाहे वो पेट्रोल की फॉर्म में हो, बिजली की फॉर्म में हो, गैस की फॉर्म में हो। पिस तो गरीब अल्टीमेट रहा है ना। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही है ये गरीब, अल्लाह करे कि गरीब की आह सुनी जाए, लेकिन ये गरीब की आह सदियों से नहीं सुनी जा रही। आप जो बात कर रही थी ना, पहले मैं उस बात को जवाब दे लूँ, वो जो कराची की नमी, जी। जापान में सुनामी आते हैं, ज़लज़ले आते हैं, उन्होंने अपनी बिल्डिंग्स उसी हिसाब से डिज़ाइन की हैं कि 10 अशारिया शिद्दत का ज़लज़ला भी आ जाए, 9.7.9 तक का ज़लज़ला आ जाए, तो वो उसको बर्दाश्त करती हैं। तो ये कोई जवाज़ नहीं है, ये तो एक ऐसी चीज़ है कि उज़र गुनाह बदतर अज़ गुनाह। बिल्कुल ऐसे है। आप जब गुनाह का उज़र पेश करते हैं ना कि ये मैंने गुनाह इसलिए किया था, क्या गुनाह का उज़र होता है? अल्लाह ताला ने ऐसी कोई कंडीशन रखी है? चले अल्लाह ताला ने तो नहीं रखी, इंसानों भी नहीं रखी। आप अपने बॉस के सामने अगर आप किसी दिन बताए बगैर नहीं आती, आप तशरीफ़ ही नहीं लाती और अपना वजह भी नहीं बताती, तो आपने उज़र गुनाह क्या पेश करेंगी आप उसका? कोई भी नहीं है। तो वो जब आप उज़र पेश करते हैं ना, तो वो बदतरस गुनाह बन जाता है। तो पीपल्स पार्टी के पास मैं नहीं समझता कि इन बातों का जवाब है। असल में वो शहर जिसने आपको, आपका पोर्ट सिटी है, जिसने आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कंट्रोल करना है, वहाँ दहशतगर्दी है, वहाँ हुकूमतों, आप मुझे बताएं कि एमक्यूएम जो है वो इतना अरसा कराची में क्या करती रही? हुकूमत में रही ना इतना अरसा। क्या दुनिया के किस आदमी को मालूम नहीं था कि एमक्यूएम क्या करती है और फिर दूसरी जमातें क्या करती हैं? एक ऐसा शहर को जानबूझकर ऐसा शहर बना दिया गया जो सिर्फ मसाइलस्तान बन के रह गया है। मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा सा एक मजहबी शख्सियत है, उमर बिन अब्दुल अजीज़ जी। खलीफा वक्त भी रहे हैं, बहुत थोड़ा सा उनका शॉर्ट पीरियड है, जो उनका अरसा हुकूमत है, तो लेकिन उनकी मिसालें आज 1400 साल बाद दी जाती हैं। जिस आदमी ने काम करना हो, या जिस स्टूडेंट ने क्लास में, जो स्टूडेंट, आप अपनी क्लास फेलोज को याद रखिए, अगर आप ज़हीन होंगी तो आपके टीचर को पता होगा, अगर आपके साथ वाली बैठने वाली ज़हीन है तो वो भी टीचर को पता होगा, और वो चीज़ नज़र आती है। जिसने परफॉर्म करना होता है उसने पहले घंटे में ही उसका पता लग जाता है कि ये काम करने के लिए आया, और जिसने नहीं करना होता है वो बातें बनाता है, वो आके ये कहता है कि आपका लाहौर गुलिस्तान जितना है, आपका लाहौर जौहर जितना है। ये कोई बात है करने वाली? आपको मेयरशिप, इसलिए आप इनकार कर दें, आप मेयरशिप छोड़ दें। अच्छा, मैं अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी के थोड़ी बातें उस तरफ चली गई हैं कि मुझे बात करनी पड़ेगी। मैं पॉलिटिकली उनको माइलेज नहीं दे रहा, ना उनको कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो एक बातों से बात निकली तो उस वक्त चली गई। खैर, प्लीज़ आप जो बात कर रहे थे। अच्छा, अगर पाकिस्तान आज आईएमएफ से कर्ज लेना बंद कर दे तो पाकिस्तान को आप कहाँ पे देखते हैं कि किस तरह वो सरवाइव करेगा, या वो सर्वाइवल वाले मोड में आएगा ही नहीं और डाउन हो जाएगा? क्या कहाँ पे देखते हैं कि अगर आईएमएफ कह दे कि मैं आपको कर्ज नहीं देता तो पाकिस्तान की मईशत का क्या इसको कहते हैं ख्याली पुलाव। हम्म। इसी बात का नाम है। आप फ़र्ज़ किया एक्स पे चली गई हैं, जी। हकीकत में ऐसा है नहीं। हम्म। अब आप एक लंबे चक्कर में फंसे हुए हैं। आपने जो कर्ज लेता है ना, जैसे पाकिस्तान कोई $1 अरब कर्ज ले रहा है, $2 अरब का, $4 अरब का पैकेज है,
जब आप कर्ज लेते हैं तो कर्ज देने वाला आपको कुछ शराइत भी मनवाता है आपसे, बिल्कुल ऐसे है। वो शराइत हर तरह की होती हैं। और मैं अब माजी में अगर जाऊं तो मैं पीटीआई के दौर की बात करूंगा कि कैसे आपको आईएमएफ ने तड़पाया था, कैसे आपको तंग किया था, इवन के चीन भी आपको पैसे नहीं दे रहा था, और देने इवन वाला के तो सौ आपको अपने इशारों पे नचाएगा बिल्कुल, और नचाएगा, आपको नाचना भी पड़ेगा। आपको नाचना भी पड़ेगा, आपने उससे पैसे लिए। ऐसे है। हम सबसे पहली बात है कि हमें अपने उन एरियाज पे काम करना होगा जो हमारे कमज़ोर एरियाज हैं। ठीक। आप की टैक्स कलेक्शन बेहतर होनी चाहिए मैडम हर सूरत, और फिर वो शोबे जो बहुत कमा के अपनी ज़ाती जेबों को तो भर रहे हैं, अपने महल्ला तो खड़े कर रहे हैं लेकिन हुकूमत को कुछ नहीं दे रहे, वो फ्यूडल, आपके फ्यूडल्स जो हैं, बिल्कुल ऐसे है। ठीक है, उनसे आप कर्ज क्यों नहीं लेते? वो अब पार्लियामेंट्स में बैठे हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, वो असेंबलियों में मौजूद हैं। आपने इनसे ये पूछें कॉटन एरिया में शुगर मिलें क्यों लगाई? एक आपको क्योंकि उनका पर्सनल बेनिफिट है ना। पर्सनल बेनिफिट भी है और किसी की हदायत भी है। ठीक। अब किसकी है मुझे नहीं पता, नहीं तो आपने कहा किसकी है वो भी बता दें। बस मुझे नहीं इस बात का इल्म कि किसकी हदायत है, किसी की होंगी ना तो लगाई गई है ना। ये तो जो हमारी मौजूदा हुकूमत है, सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग की जो शुगर मिलें हैं, इनके 3 शुगर मिलों के खिलाफ उनको साउथ पंजाब से नहीं लगाने दिया वहां पे, ये खुद कर रहे हैं। ये अब 70 अगर मुल्क में 70 से 80 शुगर मिले हैं ना, मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, उनमें से 50 शुगर मिलें इन हुक्मरानों की हैं, शायद इससे भी ज्यादा होंगी। सही। ये ग्रुप्स बने हुए हैं। चीनी का एक बहुत बड़ा 20% का तो 19 या 20% तो जहांगीर तरीन का हिस्सा है, सिर्फ और सिर्फ चीनी माफिया को कंट्रोल करने वाला। हर साल आपको पता बहरान आता है, गंदम, आपका मुल्क गंदम पैदा करता है, गंदम दरामद करता है, आपका मुल्क शुगर पैदा करने के बावजूद शुगर दरामद करता है। आप अफगानिस्तान भेज देते हैं, गधों पर खच्चरों पर लाद के पता नहीं किस पे भेज देते हैं। पाकिस्तान की क्रीम जो है वो तो बाहर भेज दी जाती है, एंड पे पाकिस्तान के लिए जो बचता है वो बची खुची चीज और लो क्वालिटी की चीज बचती है, और वहां से आप पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हो तो अपने ही लोगों को वो चीज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको ना एक तो इन शोबों से जो ताजर तबका है वो कहता है कि ये सेल टैक्स ज्यादा है, और इसके साथ वो कहने के साथ पूरा सेल टैक्स तो जो निकल आता है वो देता है, बाकी वो टैक्स चोरी करते हैं। ऐसे है। दूसरा अपना क्या नाम लेते हैं, जो गन्ना है, जो शुगर है, ये टेक्सटाइल हमें बेपनाह फ़ायदा देती है। टेक्सटाइल से कई चीज़ें तैयार होती हैं, रेडीमेड्स कपड़े बनते हैं, तौलिया बनता है, बेहौजरी तैयार होती है, पता नहीं क्या क्या। शुगर क्या है, क्या बनता है? चीनी बनी, आपने पी ली और ख़ुद को शुगर करवा ली, नुकसानदेह केमिकल इस्तेमाल कर लिया। एक ये तो इन लोगों ने बस अपनी अजारादारी कायम करने के लिए, अपना जेबें भरने के लिए, अपना माल बनाने के लिए, ये बात किसी और तरफ चली जाएगी। चूंकि हमारा मौजू ये नहीं है, डेमोक्रेसी में ये चीज़ें जो है ना वो ऐसे ही रहेंगी। जब आप वोट बैंक को बराबर कर देंगे, इलेक्टोरल कॉलेज नहीं होगा, तो फिर हर आदमी बराबर होगा, चाहे वो पढ़ा लिखा होगा चाहे वो अनपढ़ होगा, तो वो उनका वोट बराबर जब हो जाएगा तो फिर नुकसान होगा। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक का टाइम हुआ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और यहीं से कंटिन्यू करते हैं। टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। अच्छा रऊफ साहब, मैं अगर आपसे पूछूं कि पाकिस्तान की मईशत का जो इस टाइम हालात चल रहे हैं, और पाकिस्तानी नौजवान हैं जो टैलेंटेड हैं, जो हुनरमंद है, ब्रेन ड्रेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको क्या लगता है कि लाखों नौजवान पाकिस्तान से सीखते हैं, यहाँ पे प्रॉपर वो चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाती हैं और एक हुनरमंद इंसान बनते हैं, और उसके बाद वो जाके बाहर जाके सर्व कर रहे होते हैं, यहाँ पे सर्व करने की बजाय? कितना बड़ा लॉस है गवर्नमेंट के लिए, और इसके पीछे क्या ऐसा है कि ये ब्रेन ड्रेन डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है, कम होने की बजाय, जबकि टैलेंटेड लोगों की कंपैरेटिवली अदर डेवलप्ड कंट्री पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? यहाँ दिन ब दिन गर्मी बहुत बढ़ रही है लोग मुल्क छोड़ रहे हैं और ठंडे ममालिक का रुख कर रहे हैं। यहाँ रहना कोई नहीं चाहता। मुझे तो कभी कभी ये बात मैंने की आपसे मजाक में है, लेकिन मुझे मौसम की ये बात हकीकत लगती है। मैं आपको अगर माजी की बात करूँ बताऊँ, इन ममालिक के मैं इस तरफ आपको अदाद शुमार भी पेश करता हूँ। ये जिन ममालिक की आप बात कर रही हैं, ख़ास तौर पर खलीजी ममालिक को छोड़ के ठंडे ममालिक, यूरोप के यूरोपियन कभी हिंदुस्तान नहीं आए सवाए हुकूमत करने के। जब यूरोपियन खुद मेजरेबल कंडीशंस में थे, 400-500 साल पहले उनके पास कुछ नहीं था, वो खुद बुरे हालात में थे, उन्होंने कभी हिंदुस्तान का ये इलाकों का रुख नहीं किया। उनको भी तो बेहतर, हिंदुस्तान तो सोने की चिड़िया कहलाता था। यहाँ जब वो आए हैं, तो जब यहाँ से वापस गए हैं तो 1000 बरतानवी लोग गए हैं, अंग्रेज, जो
करोड़ों हिंदुस्तानियों पर हुकूमत कर रहे थे। ठीक। अब आते हैं उस बात की तरफ जिसका आपने बात की। 2022 से लेकर अब तक तकरीबन 29 लाख नौजवान मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। 2025 में 7 लाख अफराद ने मुल्क छोड़ा है। 5,000 डॉक्टर्स, 11,000 इंजीनियर्स, आईटी के 13,000 लोग और बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग यहाँ से जा चुके हैं। तो पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी नहीं है कि पाकिस्तान का इतना अच्छा टैलेंट जो है वो बाहर जा रहा है? बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। हम इसको तरसीलात ज़र के मद में तोल के ख़त्म कर देते हैं। तरसीलात ज़र का मतलब ये है कि आपके गरीब अफराद जो बाहर कमा रहे हैं या खलीजी ममालिक में, जीसीसी में, वहाँ से वो आपको तरसीलात भेज देते हैं और समझते हैं कि अब हमारा ख़जाना फुल हो रहा है। भाई आप उन पे, उस शराब पे भरोसा कर रहे हैं। आप अपने हुनरमंद अफराद को, मुकामी टैलेंट को मुकामी सतह पे क्यों नहीं पनपने देते? आप स्टार्टअप के मौके क्यों नहीं देते अपने लोगों को? लेकिन यहाँ पे वो पे नहीं किया जाता जो वो डिजर्व करते हैं, जो उनकी स्पेशलिटी होती है। अगर मैं बात करूं उनकी, जो हमारे इंजीनियर्स हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जो स्पेशलिस्ट हैं, तो वो गवर्नमेंट इस काबिल नहीं है या उसको मुआशी तौर पे इतना फैसिलिटेट नहीं किया जाता कि वो यहाँ सर्व करें। तो बाहर उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है तो वो बाहर चले जाती है। ये गवर्नमेंट का काम है कि उनको यहाँ पे रखने के लिए, यहाँ सर्व करवाने के लिए उनको उन पे इन्वेस्ट किया जाए अच्छे से। आपने खुद, मैं जो बात करना चाह रहा था, आपने बिल्कुल वही बात की है। ये मेरिट नहीं यहाँ पे मुआशी अदम इस्तेहकाम है, यहाँ पे टैक्सों की भरमार है, यहाँ पे हुकूमत को नौजवान को देने के लिए कुछ नहीं है। आप एक बात बताएं मुझे, मास्टर्स किया, किसी सोशल साइंसेस में कर लिया तो आप वैसे ही फंस गए कि आप जॉब कहाँ करें? सोशल साइंसेस की कहाँ जॉब है आपके पास? एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए हिस्ट्री, कहाँ जॉब करनी है आपने? मास्टर्स आपने कर लिया। दूसरा, आपने आईटी पढ़ ली या आप डॉक्टर बन गए तो आपने बहुत अच्छा पढ़ लिया। अब नौजवान जो है ना, वो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी वाला कॉन्सेप्ट आप भूल जाएं। अब नहीं है, अब नहीं है। इसमें आपको ना जेब में नोट चाहिए और ज़्यादा चाहिए। आप सोसाइटी में ज़्यादा अच्छे तरीके से बैठना चाहते हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से मूव करना चाहते हैं। आप अगर शादी करना चाहते हैं तो ख़वातीन एक ऐसे मर्द की तलाश में हमेशा से रहती हैं, चाहे वो खुद गरीब खातून ही क्यों ना हो, कि उसका जो खामद हो, जो भी उसका सरबराह हो, वो बेहतर कमाने वाला हो, उसकी जेब में अच्छे पैसे हों। ये बुरी बात नहीं है, ये अच्छी सोच है कि आप अपना मुस्तकबिल अच्छा रखना चाहते हैं। ये जो मैंने तादाद बताई है 29 लाख पाकिस्तानी, जिसमें डॉक्टर्स की तादाद, इंजीनियर की तादाद, आईटी एक्सपर्ट्स की तादाद, डाटा एनालिसिस करने वालों की तादाद, पड़े यहाँ पे। और जिस वक्त उनको पता चला कि ये मुल्क उनको मुसलसल कुछ नहीं दे पा रहा और पॉलिटिकली भी अनस्टेबल है, मुआशी तौर पे इकनॉमिक्स भी इसकी सही काम नहीं कर रही, जो हमारी अदलिया है वो भी सही काम नहीं कर रही, हुकूमत भी सही काम, जो हुकूमत के पिलर्स उनमें कोई परफॉर्म नहीं कर रहा, जो आपका मईशत का चार्ट है उसको बराबरी नहीं है, तो फिर उसके पास क्या ऑप्शन है? फिर आप उससे मोहब्बत ढूंढेंगे, वो नहीं मोहब्बत देने को तैयार आपको। और वो मोहब्बत में ठीक है, हुकूमत की ये काम हुकूमत के यहाँ के, अगर आप बेहतर यहाँ पे सहूलियात देते लोगों को। देखिए 2-2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है। मुझे बताएं, ये जो 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है, ये पाकिस्तान के लिए क्या करेगा? बिल्कुल ऐसे। ये क्या जुराइम में मुब्तला नहीं होंगे? ये क्या कुछ इसमें से किस तरफ चले जाएंगे, कुछ किसी तरफ चले जाएंगे, तो आप अच्छी लाइफ नहीं दे पा रहे। सेहत, एक आप इस सिर्फ जो नौज़ायदा, ये जो हमल के दौरान जो ख़वातीन की मौत हो जाती है, उनका एनालिसिस आप उनका डाटा निकाल के देख लें, कितनी बड़ी तादाद है। ये आपका चिल्ड्रन अस्पताल है लाहौर के अंदर, रहीम यार खान, डीजी खान से लोग आके सड़क के ऊपर बैठे होते हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे कपड़ों में लिपटे हुए। अगर सरकारी हॉस्पिटल का हाल गवर्नमेंट से कोई बंदा आके अपनी आंखों से देख ले या उसको खुद ऑब्जर्व कर ले या उसके साथ हो जाए ना, तो वो, मेरा ख्याल है कि अगर वो गवर्नमेंट में उसके पास अथॉरिटी है तो सबसे पहले वो हेल्थ पे आके काम करे। इंसानों को जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता है, जानवरों की तरह बाहर वो सड़कों पे सो रहे हैं, उनके लवाहिकीन सो रहे हैं, वहाँ बेड्स की वो हालत है। एक दफ़ा मैं अगर अपना एक्सपीरियंस आपके साथ बयान करूँ तो मुझे एमरजेंसी में सनबर्न हुआ था, हम फैमिली के साथ मालदीव्स गए थे, तो
हम लोग हमें उन्होंने कहा कि बर्न सेंटर आप जिना हॉस्पिटल चले जाएं। रात 12 बजे का टाइम था तो स्वेरिटी बहुत ज़्यादा थी बर्न की। तो जब हम वहाँ पे गए, मैंने पहली दफ़ा सरकारी हॉस्पिटल का ये निज़ाम देखा, मैं कभी नहीं गई हूँ वहाँ पे। तो वहाँ पे बेड के ऊपर मरीज लावारिस लाशों की तरह पड़े हुए करा रहे हैं, जख्म उनके खुले हुए हैं, उन पे जर्म्स आ रहे हैं, बैठ रही हैं और मक्खियां बैठ रही हैं। और फिर आपको एक एक बंदा सोए इमरजेंसी वाली कंडीशन में और उसको कहा जाता है जाओ लाइन में पर्ची बनवा के लाओ, आप ये आधा बोल घंटा। रही हैं, आप जस्ट इमेजिन करिए कि मैं ये ये मैंने सुन नहीं पा रहा। मैंने फेस किया है। लाइन में लगा के पर्ची पे आधा घंटा लगाते हैं और फिर आपको लाइन में लगाते हैं कि डॉक्टर अभी अवेलेबल नहीं है, खाना खाने गए हुए हैं, आप वेट करें। और उसमें आप जब बेड्स की कंडीशन देखते हैं, उन पे ब्लड लगा हुआ है, गंदगी लगी हुई है। वहां जाके मौत एक याद आती है, आपको कुछ नहीं याद आता। आप इससे बेहतर है कि घर में आप अपने कमरे में घुट घुट के मर जाएं, आप उस हॉस्पिटल में ना जाएं जहां पे मरीजों को इन जानवरों से भी बदतर उनके साथ सलूक आपने किया सेहत जाता और है। तालीम को दुरुस्त ना किया तो मुल्क कभी ठीक नहीं होगा। सब अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट ये हॉस्पिटल मैं आपको और ये बताऊं, चीज, फलाही इन्होंने रियासत एक का जो माफिया बना दिया है। मैडम फलाही रियासत का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो उसमें सबसे पहले तालीम और सेहत है। एक बच्चा जब पैदा होता है, उसकी तालीम का बंदोबस्त करना, उसको सबसे पहले सेहत प्रोवाइड करना, उसकी माँ इंतकाल ना कर जाए। अगर किसी की बचपन में माँ चली जाए तो उसके लिए तो कुछ बाकी नहीं रहा ना। बिल्कुल ऐसे तो यहाँ आप देखें कितने बच्चों की माएँ चली जाती हैं डॉक्टर की गफलत की वजह से, एनवायरमेंटल इश्यूज की आपके वजह से। हुकूमत पैसा नहीं लगाती ना। आप जिन शोबों के ऊपर पैसा आपने लगाना है, आप पंजाब हुकूमत की बात कर रही है ना, कि पंजाब हुकूमत बहुत काम कर रही है। मैंने भी की बात कि ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर तालीम और सेहत पे क्या खर्च कर रही है ये हुकूमत। आप ये देखें, इनके आदाद शुमार निकाल के हम किसी दिन प्रोग्राम रख लेते हैं ना कि तालीम और सेहत पे क्या खर्च कर रहे हैं। इन्होंने तालीम को प्राइवेट कर दिया। स्कूल, जो बच्चे स्कूल में 10,000 मैट्रिक पास टीचर जो वो ठेके पे दे दिए ना स्कूल, इसी तरह हॉस्पिटल ठेके पे दिए जा रहे हैं। अब जो ठेकेदार होगा तो वो अपनी कमाई मद्देनजर रखेगा ना मैडम, आपकी तो नहीं रखेगा ना। ऐसे तो ये इसीलिए 18वीं तरमीम में जो सबसे बड़ी गलतियां की गई हैं, या जो भी कुछ किया गया है या जैसा भी किया गया, उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि तालीम और सेहत ऐसे प्रोजेक्ट हैं, ऐसे मंसूबे हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो फेडरल की अलामत है, फेडरल के पास रहने हैं। अच्छा, जब ये फेडरल के पास थे तो कुछ थोड़ा सा बेहतर था, ठेके पे नहीं दिए जा सकते। इनको हुकूमत ऑन करे और इन पे एक बहुत बड़ी अमाउंट खर्च करे। ये आपका मुस्तकबिल है। जब आप पैदा होते बच्चे को सेहत देंगे तो सेहतमंद बच्चा अच्छी सोच भी तो लेके बढ़ेगा अच्छा ना, एनवायरनमेंट अच्छा देंगे एनवायरनमेंट भी तो तो बढ़ेगा अच्छे ना, थॉट्स उसमें आएंगे, अच्छा थॉट प्रोसेस होगा उसका। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह तालीम है आपकी, ये जो आप तालीम पे खर्च नहीं कर रहे, उसी का आपकी जो, आपको पता है कोरोना वायरस की जो वैक्सीनेशन है ये अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में ईजाद हुई है। वहां पे रिसर्च को, यूनिवर्सिटीज की रिसर्च को बहुत मार्जिन दिया जाता है, बहुत पैसा दिया जाता है। यहाँ एचईसी जो है वो यूनिवर्सिटीज की ग्रांट काट रहा है, अब फेडरल हुकूमत जो है वो एचईसी के पैसे काट रही है। जिस वक्त आपने पैसे अपने रिसर्चर्स पे लगाने हैं कि वो अच्छी रिसर्च प्रोड्यूस करें, अच्छा कुछ निकालें, इदारों और गवर्नमेंट के दरमियान टसली रहती है, माहौल खराब बना रहता है। बिल्कुल हमारे ऐसे। जो पॉलिसीज बनाने वाले हैं ना, वो अफराद ठीक नहीं है, उनके दिमाग ठीक नहीं है। दूसरा, जो आपका हुकूमत वक्त हैं, ये डील्स करके आती हैं। ये किनके साथ डील करती हैं मुझे नहीं पता। लेकिन पॉलिसी मेकर्स भी वो बनाए जाते हैं ना जिसको स्पेशलिटी नहीं है उस फील्ड की, कि उसको लगा दिया जाता है कि चलो इधर गवर्नमेंट में आके हमारा एमएनए एमपीए गवर्नमेंट में आएगा, फील्ड में आएगा, सीख लेगा, ब्यूरोक्रेट्स उसको सिखा देंगे। ब्यूरोक्रेट्स इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि उसकी मदद करें। हमने वजीर खजाना तो हमेशा पढ़े लिखे लगाए हैं, वजीर खजाना पढ़े लिखे बहुत पढ़े लिखे लगाए हैं, हैं, लेकिन नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला ना। वो पता नहीं, उन्होंने साइन करने होते हैं जो रिपोर्ट बन के आ जाती है, जो किसी ने कहा होता है कि ये कर दे, ये कर दे। अभी अब हम बजट पे प्रोग्राम कर रहे हैं। अब 5 जून को बजट पेश होना था, बजट लेट हो चुका है, वजूहात पता लग जाएंगी, नहीं बना होगा, कुछ चीज़ें नहीं आई होंगी, कुछ ब्यूरोक्रेट से काम नहीं किया होगा, कुछ IMF के इशारे आने होंगे, कुछ पॉलिसीज आपने वादे पूरे करने होंगे, किसी को बातें मनवानी होंगी, किसी को कहनी होंगी। लेकिन कुछ मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ, कुछ भी नहीं बेहतर होगा। बिल्कुल ऐसे। उसकी वजह यह है कि हमें इनका पता है,
सही हमने अगर ये लोग तेल- आजमाए हुए हैं। बिल्कुल सही सही कहा। तेल की प्राइसेस की भी अगर हम बात करें, डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं। उधर ईरान अमेरिका जो इशू है वो स्टिल वैसे ही एग्जिस्ट कर रहा है। डेली नई डेवलपमेंट हो रही है बट उसमें कोई पॉजिटिविटी हमें एज सच नज़र नहीं आ रही है। तो कहाँ जाता ये तमाम जो तनाज़ा है, जो इंटरनेशनल इश्यूज जो चल रहे हैं, वहाँ आप किस साइड पे जाता देख रहे हैं? क्योंकि इस सारे इशू से जो पिस रही है वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो उससे रिलेट कर रही हैं उस खित्ते से, वो ही पिस रहे हैं। हम जैसी आवाम, लॉकडाउन लगा दिया जाता है, रात 8 बजे दुकानें बंद कर दी जाएंगी पंजाब में। क्या ये सब करने से हम वो कफ़ायत शारी जो हमारी मुहिम दिमाग के अंदर बैठी हुई है, हम वो जो मंजिल है वो अचीव कर पाएंगे? इस पे हंसने को दिल करता है, रोने को दिल करता है, या चिल्लाने को दिल करता है, कुछ भी करने को दिल करता है इनकी पॉलिसीज के ऊपर। आप ये देखें कि ये पता नहीं ये कौन सी कफ़ायतशारी मुहिम है। पीरा फोर्स और पुलिस दिहाड़ियां लगा रही हैं लोगों पंजाब से। में ही चल रही है पंजाब वैसे। में है ये, मैं पंजाब। कराची गई हूँ पिछले दिनों, मैंने देखा है रात सब ओपन है। हाँ ओपन है। ये पंजाब में कुछ घुसा हुआ है, पंजाब में कुछ ऐसी प्रॉब्लम ये और हुई हुई पूरे है। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ पंजाब ही वो है जो बचत करके पूरे मुल्क का जो खसारा है वो पूरा कर सकता आप है। देखेंगे जो हमारे यहाँ वैसे तो जो कल्चर है ना शॉपिंग का, वो तो है तो गलत, रात की शॉपिंग का। आप दिन में जल्दी जागें, मार्केट्स जल्दी ओपन हो, और यूरोपियंस और अच्छे बड़े ममालिक में जल्दी मार्केट्स बंद हो जाती हैं। लेकिन हमारी ये मुहिम उसके लिए नहीं है। हमने तो इसको कफ़ायत शारी में डाला है और पेट्रोल की पर्ची और प्राइसेस में डाला है। लोगों को कारोबार तबाह हो गया है। अब यकीन माने छोटा दुकानदार तो बहुत बुरा हाल है उसका। आप जब पॉलिसी बनाने लगते हैं तो क्या आपके सामने कोई खलाई मखलूक बैठी होती है? कोई ऐसे लोग बैठे होते हैं जिनको आप नहीं जानते, किसी और सियारे से आए होते हैं, पता है उनकी कंडीशंस का क्या है, उनके मुताबिक सर बात कर लें, देख लें। ऐसे मुझे तो लगता है ये बस एफिशिएंसी है, और एक्स्ट्रा एफिशिएंसी या किसी ब्यूरोक्रेट ने कहा होगा मैडम ये हम ऐसे ऐसे करें तो हम ऐसे ऐसे बचा सकते हैं, प्रोमिनेंट हो जाएंगे, प्रोमिनेंट हो जाएंगे या कुछ भी हो जाएंगे। अब बातें ये जो पेट्रोल तवानाई की कीमतें जो बढ़ रही हैं ना इंटरनेशनल मार्केट में, वो ये आपको पता है ये है ट्रम्प साहब का इशू है। ट्रम्प साहब जो है वो इन बड़े उनके बयानों की टाइमिंग अगर देखें तो उसमें भी आपको एक बड़े मज़ेदार बात नजर आएगी कि वो स्टॉक एक्सचेंज में कोई कारोबार ऊपर नीचे होते हैं, उनके रिश्तेदार भी इस तवानाई। खैर, लेकिन इसके अलावा आपकी जो तवानाई की जो कीमतें हैं जैसे जैसे बढ़ेंगी तो ये इस जंग का जो नुकसान है, चूंकि हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे है। हमारे पास हमने तामीर कर रहे हैं, हमने सोचा इसके बाद कि ये अपना हरमज तो बंद हो गई तो कल कला को ना हम हमने कोई हाँ जी, ना हमें ईरान से गैस आ रही है, वो पाइपलाइन 15 साल से 10 साल से वो बिछी हुई पड़ी हुई है, हम अपना हिस्सा नहीं बिछा रहे, पाबंदी हुआ अमेरिका से शिकार है। और इसके साथ साथ दूसरी तरफ जो पेट्रोल प्राइसेस जो है, अगर ये जंग बरकरार रही और तवानाई का बहरान शिद्दत अख्तियार करेगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अभी तक मुतबादल रास्तों, मुतबादल रूट्स पे इंतज़ाम काम नहीं हो सका। इस जगह से तकरीबन मेरे ख्याल में 500 से ऊपर जहाज़ गुजरते थे, जो कि तादाद घट के बहुत 3-4 वो भी अमेरिकन नेवी किसी महफूज रास्तों से झूठ बोल के किसी तरीके से उनके ट्रांसफार्मर जो है बंद करके वो उनको गुजारा जाता है। तो पाकिस्तान पे इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि जैसे हमारे जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं, डीजल की प्राइसेस बढ़ती हैं, तो ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाती है, हर चीज़ ट्रांसपोर्ट पे आती है। आटा भी महंगा होगा, 20 रुपए की रोटी इस वक्त बिक भी रही है, 15 से 20 पे चली गई है, हुकूमत ने नहीं बढ़ाई, नानबानियों ने अपने तौर पे बढ़ा दी है। इस तरह उससे रेलेवेंट पोल्ट्री सनत भी मुतासर बिल्कुल होगी, सही कह रहे हैं सब्जी कि भी महंगी पाकिस्तान होगी, का घी भी मसला महंगा जो होगा, है दही भी वो महंगा होगा, दूध भी महंगा बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बात की है। पाकिस्तान का जो मसला है वो यही है कि हमारी डिपेंडेंसी टोटली IMF पे है, हमने कर्ज लेके चल रहे हैं। 5 साल पहले भी अगर बात करें तो मसला कर्ज का था, आज भी मसला कर्ज का ही है, लेकिन अब थोड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि ये कर्ज दुगना हो चुका है। बात इतनी सी है आज के लेते जाएं और प्रोग्राम खाते से, जाएं। बिल्कुल ऐसे ही आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे इजाजत दे, अल्लाह हाफिज।